Dear students, welcome to my channel Biology by Ekta. Today's topic is photosynthesis. तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, फोटोसिंथेसिस क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस एक फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स व्हाट? इसका मीन्स है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को क्या करे, ट्रैप करे सन के थ्रू और सिंथेसाइज करे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज को प्रिपेयर करे। तो ये इसके डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसके बाद आता है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस है, इट इज़ द फर्स्टली तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ। यानी प्राइमरी सोर्स है किसका? फूड का। जितनी भी धरती के ऊपर फूड है उसका ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स। Second thing, it release oxygen into the atmosphere in the form of O2। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? प्लांट से तो है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस साइट एंड पिगमेंट्स की अगर बात करें हम, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसकी क्या है? साइट है। पिगमेंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो इट इज आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ग्रेना, स्टोमा, लेमिली, स्टोमा होता है, 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। देखिए, 70s राइबोसोम है और सर्कुलर डीएनए, इसका मतलब क्या होगा? ये सेमी ऑटोनोमस क्या है? ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है इसके कारण। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन है। ग्रेना में कौन सी रिएक्शंस होती है? ग्रेना के अंदर हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लाइट रिएक्शंस होती है। स्टोमा में कौन सी होती है? डार्क रिएक्शंस होती है। क्योंकि मेनली जो सोर्स है वो क्या है? ग्रेना है। ग्रेना में क्या होता है? थाइलाकॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे थाइलाकॉइड्स होते हैं, और इसीलिए ग्रेना को क्या कहा जाता है? पाइल ऑफ कॉइन्स। इट इज कॉल्ड द पाइल ऑफ कॉइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करेंगे कि थाइलाकॉइड्स होते हैं। थाइलाकॉइड्स का जो ग्रुप होता है इट इज कॉल्ड द पाइल ऑफ द कॉइन्स, इट इज कॉल्ड द ग्रेना। एंड ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? लाइट रिएक्शंस होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद हम स्ट्रक्चर के बाद पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? केरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जेंथोफिल किसके लिए? येलो कलर के लिए। केरोटिनॉइड्स बहुत सारे जो कलर्स है, एप्पल का कलर क्यों होता है? ये केरोटिनॉइड्स के कारण है, रेड कलर। टोमेटो का कलर क्यों होता है? केरोटिनॉइड्स के, केरोटीन होता है इसमें। गाजर का कलर यानी कि कैरेट का कलर कैसा होता है? रेड होता है, क्यों है? केरोटीन होता है इसके अंदर, इसीलिए। तो पिगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल, केरोटिनॉइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होती है। पहले बात करते हैं हम लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन होता है द मेम्ब्रेन सिस्टम, इट ट्रैप्स द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज द एटीपी एंड NADPH। क्या सिंथेसाइज करता है? ATP एंड NADPH। नेक्स्ट आता है डार्क रिएक्शन इन द स्टोमा, एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू प्लांट्स फॉर सिंथेसाइज द शुगर विच इज इन टर्न फ्रॉम द स्टार्च। मतलब क्या है इसका? देखिए, लाइट रिएक्शन कब होगी? जब ये लाइट एनर्जी लेगा, सन की लाइट होगी, सिंथेसाइज क्या करेगा? ATP NADPH, एनर्जी की फॉर्म होती है ये। डार्क रिएक्शन कौन यूज करेगा? डार्क रिएक्शन स्टोमा के थ्रू होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन यूज होगी इसके अंदर। और जो लाइट रिएक्शन ने सिंथेसाइज किया ATP NADPH, वो क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। कहाँ यूज होगा? डार्क रिएक्शन के अंदर वो यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, तो लाइट रिएक्शन दो टाइप की, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक होती है। देखिए, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक की। देखिए, फोटो सिस्टम्स होते हैं, PS1 होता है, PS2 होता है। तो PS1 जो होता है उसको हम P700 वेवलेंथ तक होता है, ये फोटो सिस्टम 1 है। तो यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गया, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ तक गए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गए। ETS में चला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चला गया। ETS से कहाँ आया? दोबारा से वहाँ P700 तक।
और लाइट रिएक्शन क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है यहाँ पर यूज हो रही है, लाइट कहाँ पड़ रही है, P700 पे आ रही है। एटीपी से एडीपी टू पी फॉस्फोरस जो होता है वो क्या बना रहा है, एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है, यानी एडीपी से क्या बन गया, एटीपी बन गया। तो ये क्या होती है, साइक्लिक रिएक्शंस होती है। नॉन साइक्लिक में क्या होगा, दोनों ही सिस्टम यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यूज होते हैं। फोटो सिस्टम 1 में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, यहाँ से जो है एलएचसी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हुई, NADPH की हुई। याद रखिए एक NADPH 3 ATP फॉर्म करता है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गया ये, यहाँ देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक दूसरा वाला जो PS2 है, और ये कहाँ गए दोनों, देखिए बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या बना रहा है, Z स्कीम, देखिए ये Z स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से, इट इज कॉल्ड द Z स्कीम। लाइट तो यहाँ पर यूज हो ही रही है, तो नॉन साइक्लिक पाथवे होता है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किससे हो जाएगी, वाटर से, क्या फॉर्म करेगी, शुगर फॉर्म करेगी। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेट हो जाता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दो टाइप से, एक तो C3 पाथवे होता है, C4 पाथवे। C3 में क्या होगा, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा कार्बन जो डाइऑक्साइड फिक्सेशन में जो यूज हो रहा है, दैट इज द PGA, यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो क्या है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है, 3 कार्बन होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज द PGA कॉल्ड द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में इसको। दिस पाथवे इज गिवन बाय, किसने दिया, मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। C4 पाथवे जो होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा था, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, इट इज द 4 कार्बन कंपाउंड। और ये पाथवे किसने दिया, हैच एंड स्लैक ने दिया, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हैच एंड स्लैक ने, ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में अपनी नोट कीजिए, नोट्स बनाते रहिए इसके साथ साथ ही। नेक्स्ट देखिए इसके बाद C3 C4 पाथवे हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। C3 की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। और इसका क्या होता है, देखिए 3 स्टेप में होता है ये, कार्बोक्सिलेशन में, रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन हुआ क्या बनाएगा, 3 PGA, रिडक्शन हुआ ट्राइओस फॉस्फेट बनाएगा, रीजनरेशन होती है दोबारा से RUBP बन जाता है यहाँ पर। बस यहाँ पर आप याद रखिए कि जो ATP सिंथेसाइज और NADPH जो था लाइट रिएक्शन से, वो यहाँ पर यूज हुआ, रिड्यूस हुआ, ADP और NADP प्लस बना दिया। जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए वो कौन से, सुक्रोज स्टार्च हुआ, रीजनरेट हुआ तो क्या हो गया, ATP यहाँ पर यूज हो गया, ADP यहाँ पर बन गया है। तो ये प्रोसेस होता है। एंजाइम यहाँ पर जो रुबिस्को यहाँ पर यूज हुआ है वो कौन सा है, देखिए राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है ये, ठीक है। राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है ये, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, बहुत बारी पेपर में आता है, देखिए रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। क्या किया इसने, RUBP को 3 PGA में कन्वर्ट करने का, यानी कार्बोक्सिलेशन का इसने काम किया है, ठीक है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी C3 पाथवे की। इसके बाद हम बात करते हैं C4 पाथवे। देखिए ये जो पाथवे था C3 जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो सेल्स होती है कौन सी, मेसोफिल सेल्स है, कौन सी है ये, मेसोफिल सेल, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इट इज द मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे C4 पाथवे की, 2 सेल इन्वॉल्व होती है, मेसोफिल भी होती है और साथ साथ क्या है यहाँ पर, बंडल शीथ सेल भी यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। जो यहाँ पर मेसोफिल सेल यूज हुई है और बंडल शीथ यहाँ पर यूज हुई है, देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट था, ये देखिए बाइकार्बोनेट जो बाहर से हमें कार्बोक्सिलेशन से CO2 ऐड एयर के साथ ऐड हो जाती है, फिक्सेशन होता है, C4 एसिड बनाता है, C4 एसिड कहाँ आया, बंडल शीथ सेल में, किसके थ्रू आया, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आया। क्या हुआ इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होते ही C3 एसिड का ट्रांसपोर्ट, C3 कहाँ आ गया, मेसोफिल में, रीजनरेशन हुई, क्या बनाया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया। तो जो फर्स्ट इसका स्टेबल कंपाउंड था वो क्या था, C4 एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था वो, ठीक है। और C4 क्यों स्पेशल है ये, क्योंकि इसमें कौन सी एनाटॉमी है,
क्रैंस एनाटॉमी होती है। दोबारा से बता रही हूँ, क्रैंस एनाटॉमी, क्योंकि इसमें क्या है, दो टाइप की सेल, मेसोफिल और बंडल शीथ। कुछ स्पेशलाइज प्लांट्स होते हैं उनमें होता है ये, आगे हम बात करेंगे। इसकी मेज वगैरह में होता है। ये टॉलरेट कर लेता है हाई टेम्परेचर को, इसके अलावा ये हाई लाइट इंटेंसिटी को शो करता है। इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ग्रेटर प्रोडक्ट जो है इसका ऑफ द बायोमास, दे हैव द ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं C4 पाथवे के बाद फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए कैल्विन पाथवे में क्या हुआ था, RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया रुबिस्को के थ्रू और 3 PGA बना दिया। कैल्विन पाथवे में होता है ये, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन अभी पीछे पड़ चुके हैं। बट फोस्फो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। RUBP के साथ CO2 की बजाय क्या ऐड हो गया, O2 ऐड हो गया। क्या बनाया, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट ऐड हुआ, ठीक है। और इस पाथवे को हमने क्या कहा, फोटो रेस्पिरेशन का। वेस्ट पोल प्रोसेस है, इसमें कोई सिंथेसिस शुगर वगैरह ATP NADPH कुछ नहीं बनता है। C3 पाथवे में होता है, C4 में तो ये होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है C3 और C4 प्लांट में क्या क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे डिफरेंस हम कर चुके हैं यहाँ पर, देखिए बता दिया मैंने यहाँ पर। फर्स्टली मेसोफिल सेल, इसमें दोनों सेल्स होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस बंडल शीथ में हो रहा है तो इसमें मेसोफिल में। क्रैंस एनाटॉमी इसमें तो एब्सेंट है बट इसमें प्रेजेंट है। RUBP जो है वो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, लेकिन यहाँ पर PEP क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट 3 PGA बना, यहाँ क्या बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट, नो फोटो रेस्पिरेशन। हाई कंपनसेशन पॉइंट ऑफ हाई CO2 होती है, यहाँ पर लो कंपनसेशन पॉइंट CO2 जो होती है लो है। राइस, व्हीट, बीन इसका एग्जाम्पल, यहाँ मेज एंड शुगर केन इसका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। जो हमारी स्टडी करनी है वो इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनल अगर फैक्टर करें तो नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ तो करती ही है। मेसोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट भी काफ़ी इफेक्ट करता है। इंटरनल जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है वो भी, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। इनमें से कोई भी अमाउंट अगर कम हो जाती है फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद कौन कौन से, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन दी थी, 1905 में दिया था। इफ द बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो, इट्स रेट इज डिटरमाइन द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, यानी सबसे कम जो जिसमें काम चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इट्स फैक्टर विच इज डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी इज चेंज। अगर थोड़ा सा भी फैक्टर इधर से उधर हो जाता है, जैसे सनलाइट ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे कि एक प्लांट है, ग्रीन है, ऑप्टिमल लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इन वेरी लो टेम्परेचर। सनलाइट भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन मान लो टेम्परेचर इतना कम हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर है तो तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अगर मान लो टेम्परेचर भी ठीक है लेकिन लाइट ही नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस फिर भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने चैप्टर को डिस्कस किया है। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का कौन कौन से हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, तो यहाँ तक हमने चैप्टर का रिव्यू किया है। तो चलिए यहाँ तक अपनी नोटबुक में आप नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।